माय डियर स्टूडेंट, हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में एसिड बेस चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एसिड बेस चैप्टर में आपने एसिड बेस के आर्हेनियस थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उसके बाद आर्हेनियस थ्योरी कॉन्सेप्ट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए नई थ्योरी दी गई, जिसे आप कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के बारे में पढ़ा कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या होती है। अब जब आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड इज ए सब्सटेंस which is given hydrogen ion or proton in the solution, and base is a substance which is take up proton from the other substance is known as the base। तो आप देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में एक एसिड होता है और एक बेस होता है। जब कोई एसिड प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन देने के बाद उसका जो बचा हुआ पार्ट बचता हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ दैट एसिड, यानी उस एसिड का हिस्सा। और उसी तरह जब बेस प्रोटॉन लेता है और प्रोटॉन लेकर वह चेंज हो जाता है एसिड में, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार किसी भी वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तथा किसी भी वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होता है ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप इस रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब एसिटिक एसिड को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन। आप देख रहे हैं, जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो है प्रोटॉन देता है, इसलिए ये एसिड हुआ। प्रोटॉन देने के बाद जब यहाँ से H पॉजिटिव निकल जा रहा है, इसके पास चला जा रहा है, तो क्या बचता है? मात्र इसके पास बचता है एसीटेट आयन, यानी ये एसीटेट आयन किससे मिल रहा है? एसिटिक एसिड से। तो यह एसीटेट आयन, ये जो है एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट है। ठीक, अब हम इसके नेचर, एसिटेट आयन के नेचर को समझेंगे। ये एसिड होता है कि बेस होता है? तो इसके नेचर को समझने के लिए आप रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन जो है हाइड्रोनियम आयन से लेकर एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है। जब हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन लेकर एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि ये क्या है? प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए बेस है। ठीक, किसका बेस है, किसका साथी है? एसिटिक एसिड का। हम एसीटेट आयन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। अब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होता है? क्योंकि ये रिएक्शन मोस्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट होती है, इसलिए एसिटेट आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये H2O प्रोटॉन लेता है एसिटिक एसिड से, ये प्रोटॉन ले रहा है, तो ये क्या हुआ? वीक बेस। और इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन, अब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखेंगे तो हाइड्रोनियम आयन एसिटेट आयन को प्रोटॉन देता है, इसलिए यह क्या हुआ? एसिड। ठीक, तो किसी भी अगर कोई एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, कौन सा कंपाउंड बेस होगा, किसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जांपल हम अदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप HCl है, HCl का कॉन्जुगेट होगा क्लोराइड आयन और ये बेस होगा। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट आयन। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपने H2SO4 को वाटर में डिजॉल्व किया। देखिए ये हो गया H2SO4 प्लस H2O। आपने इसको वाटर में डिजॉल्व किया। ठीक, तो ये बनाया अब हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब ये है क्या? आप देख रहे हैं H2SO4 एसिड है,
ये इसको प्रोटॉन देता है, तो प्रोटॉन जब देता है तो ये एसिड हुआ, और इसका कॉन्जुगेट, इसका साथी क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन क्या हुआ, बेस। चूँकि H2SO4 क्या होता है, स्ट्रांग एसिड होता है, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट आयन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार वीक बेस। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, यही आपने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक बेस होगा। अब आप अदर जो पूरे टेबल्स में अदर कंपाउंड्स दिए हैं उनको आप वाटर में डिजॉल्व करके उनके कॉन्जुगेट एसिड बेस के नेचर को बताएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने देखा कि आप एसिड बेस की दो थ्योरी को पढ़ चुके हैं, एक आर्हेनियस थ्योरी को और दूसरा जो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी को। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट थे लेविस, उन्होंने जो है बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जो गैसियस मीडियम में रिएक्शन होती है या अदर मीडियम में रिएक्शन होती है, यानी नॉन एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, उनके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, लेविस ने एक्सप्लेन किया। आर्हेनियस थ्योरी आप पढ़ ही चुके हैं, ये तीनों थ्योरी है, तीनों थ्योरी की डेफिनेशन है इसमें। आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड वो पदार्थ होता है जो वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वो पदार्थ होता है जो OH आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी अभी पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया। लेविस थ्योरी क्या है, ए लेविस एसिड इज ए सबस्टांस दैट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, एंड बेस वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है या देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ लीजिए BH3 है, आपको पता है कि बोरान के आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी। ये 3 इलेक्ट्रॉन जब एक एक हाइड्रोजन से साझा करता है तो इसके बाहरी कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है हाइड्रोजन से, अमोनिया बनाता है। इसके बाद इसके पास एक लोन पेयर बचता है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। तो जब BH3, चूँकि बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसकी टेंडेंसी होती है कि इसे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इसलिए बेस होगा, और BH3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है इसलिए एसिड होगा। तो हम इसको एसिड कहेंगे और हम इसको बेस कहेंगे। ओके। कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं, आप देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जब अमोनिया से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो आप देखते हैं अमोनिया नाइट्रोजन एक लोन पेयर देता है, इसलिए H पॉजिटिव क्या होगा, एसिड होगा, अमोनिया बेस होगा। सिल्वर आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, ये कैसे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से जब जुड़ता है तो लिगेंड जो है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। इसका मतलब होता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया में ये लिगेंड की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर अमोनिया बेस है, लेविस बेस है, और सिल्वर आयन लेविस एसिड है। सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये इलेक्ट्रॉन, अब आप देखेंगे तो इसके ऑक्टेट पूरा है, बट इसमें d ऑर्बिटल होता है, ये अपने ऑक्टेट का एक्सपेंड कर सकता है, यानी अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, इसलिए ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, और ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये एसिड की तरह बिहेव करता है। या अदर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि लेविस एसिड के कॉन्सेप्ट के अनुसार जब सेंट्रल एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ट्रांसफ़र हो जाता है वाया रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर S पॉजिटिव, O नेगेटिव,
ओ। आपने देखा कि अब जब पाई इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम पे ट्रांसफ़र हो गया तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सेंट्रल एटम पर तो इसकी टेंडेंसी हो गई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। इट कैन एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। जिस तरह आपने जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड के नेचर को एक्सप्लेन किया, उसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड के भी नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम अदर थ्योरी, ब्रॉन्स्टीन थ्योरी या आर्हेनियस थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट अभी मैं बताया आपको, जब किसी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या सेंटर एटम, कोई भी सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है तो पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है और यह जो है लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो नॉन एक्वस मीडियम में होते हैं, यानी सॉल्वेंट में नहीं होते, न तो प्रोटॉन देते हैं न तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे कंपाउंड के नेचर को हम लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन क्या है? लेविस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी है, फेल हो जाता है वहाँ पर, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस एक्सप्लेन नहीं करता। जिस तरह से ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अनुसार हम एसिड और बेस के रिलेटिव कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पर इस थ्योरी के द्वारा हम किसी भी एसिड और बेस के रिलेटिव कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl और NaOH, HCl और NaOH आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं NaCl और वाटर। ये आयनिक रिएक्शन होता है, कोऑर्डिनेट रिएक्शन नहीं होता है। ओके, थैंक यू। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।